अच्छा बच्चे, हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कल, उस हवाले से एक दो बातें अब मजीद हम यहाँ पर करेंगे। एक तो ये कि हमने इसको जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था ना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमने बॉक्स बनाया था उसको तो हमने नाम दिया था पनेट स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने पनेट स्क्वायर का नाम दिया था। लेकिन जब आप इस पनेट स्क्वायर को बड़ा करते चले जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप इसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, आप इसको कहना शुरू कर देते हैं चेकर बोर्ड। चेकर्स आप लोगों ने अगर कभी खेली हो या देखी हो, तो ये चेकर बोर्ड की तरह का पूरा जो है वो एक बड़ा सारा बोर्ड लगता है जिसमें वो रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाएंगे, ये चेकर बोर्ड बनता जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो एक और चीज है कि हमने लास्ट टाइम जब हमने कहा था कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमने निकाली थी, तो जीनोटिपिक रेशियो तो थी 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 होमोजाइगस रिसेसिव। और इसमें फिनोटिपिक रेशियो हमने निकाली थी 3:1। 3 प्रोपोर्शन थी येलो की, 1 प्रोपोर्शन थी ग्रीन की। ठीक है, यहां पर आप फिनोटिपिक रेशियो तो निकाल सकते हैं बुक से, आप ये सारे देखकर। तो फिनोटिपिक रेशियो तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 9 राउंड येलो हैं, 3 राउंड रिंकल हैं, 3 ग्रीन येलो हैं और 1 ग्रीन रिंकल है। ठीक है, ये तो आपने उस टेबल से निकाल ली थी। लेकिन आप इस टेबल की जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकाल सकते, या अगर निकाल भी सकते हैं तो फिलहाल आपके लेवल पे इस बात की ना जरूरत है और ना ही फायदा है। ठीक है, इसकी जीनोटिपिक रेशियो को आप इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमने सेग्रीगेशन के हवाले से जो बात की थी, इसमें मैं अब जो है वो एक छोटा सा एक रिवाइज हम बात को करेंगे। वो ये है कि जब हमने ये कहा था कि ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसके रिसेसिव ट्रू ब्रीड के साथ हमने इसको क्रॉस करवाया था, तो मेंडल का ये मानना था कि शायद ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं, और अगली नस्लों में ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये दोनों अलहदा होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इतनी बड़ी फिनोटिपिक रेशियो से हमें क्या पता लगता है, इतनी बड़ी फिनोटिपिक रेशियो से हमें ये पता लगता है कि असल में ऐसी बात नहीं है। असल में ये कोई भी जो डोमिनेंट जीन है वो दूसरे से अलहदा, दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, मतलब किसी कभी अगर जो है वो आप बात करते हैं कि जो कैपिटल आर है, ठीक है, ये दोनों एलील्स हैं, और कैपिटल वाई ये दो एलील्स हैं। ठीक है, तो ना तो वाई आर से जुड़ के अगली नस्ल में जाता है और ना आर वाई से जुड़ के अगली नस्ल में जाता है। ये दोनों बिल्कुल सेपरेटली शफल होते हैं, और इनका अगली नस्ल में, जरा गौर से ये सेंटेंस देखिएगा, द रिजॉइनिंग ऑफ जीन्स ऑफ कैरेक्टर्स इज टोटली रैंडम। मतलब इसमें यह नहीं होता कि फलां जीन फलां के साथ जुड़कर जाएगा, हमेशा ये बात रैंडम होती है। यानी रैंडम से मुराद क्या है, यहां पर रैंडम से मुराद है कि इनकी जो रिजॉइनिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आर है तो आर के साथ, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर के साथ अगली नस्ल में कैपिटल वाई ने ही आना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल आर के साथ चला जाए और जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल आर के साथ आ जाए। तो ये टोटल रैंडम शफलिंग होती है जिसके नतीजे में इतनी ज्यादा फिनोटाइप्स बनती हैं। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना, उसको एक और अंदाज से भी मेंडल ने जो है वो किया, वो था प्रोबेबिलिटी रूल, प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल, प्रोबेबिलिटी एडिशन रूल। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताइए जरा, अब आप लोगों का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पहला लॉ जो हमने पढ़ा था मेंडल का, उस लॉ के मुताबिक फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? हाँ भाई, उस लॉ के मुताबिक फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? जीनोटिपिक नहीं पूछ रहा मैं। किसी को नहीं याद? 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो फिनोटिपिक रेशियो थी वो 3:1 थी। ठीक है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने किस कलर पे किया था, ओ सॉरी सॉरी किस उस पे किया था, कैरेक्टर पे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस कैरेक्टर के ऊपर मेंडल ने किया था? सीड कलर और सीड शेप। सीड शेप पर भी किया जा सकता है, हमने जो पढ़ा था वो सीड कलर के ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें सीड कलर में जो 3 है, 3:1 में से किसकी रेशो 3 है बेटा? 3:1 में जो 3 है वो येलो की रेशो है, 3/4 जो है वो येलो की रेशो है, और जो 1/4 है वो सीड कलर जो ग्रीन है उसकी रेशो है, ठीक है। ग्रीन जो है उसकी जो रेशो आई है वो 1/4 है, ठीक है। अब इस बात को यहीं पर छोड़ें। दूसरा कैरेक्टर, दूसरा जो हमने कहा था कि अभी हमने जो क्रॉस पढ़ा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो हमने दूसरा कैरेक्टर कौन सा पढ़ा है सीड कलर के साथ? सीड शेप, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो हमने सीड शेप पढ़ा है। अब सीड शेप की, अब अगर आप सीड शेप को अलहदा सीड कलर के साथ ना मिलाएं, फर्ज करें कि आपने सीड शेप को स्टडी करना है लेकिन आप उसको सीड कलर के साथ नहीं स्टडी करना चाहते, तो इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी? यानी आप उसको मोनो हाइब्रिड पढ़ना चाह रहे हैं, अकेले पढ़ना चाह रहे हैं। मोनो हाइब्रिड यही था ना कि F1 में जो कैरेक्टर्स हैं, F1 जो जनरेशन है, वो F1 जनरेशन में वो वो कितने कैरेक्टर्स के लिए दोनों हेट्रोजाइगस हो? दोबारा आपको बता देता हूँ, F1 जनरेशन में कितने कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस हो, ये बताएगा कि ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है। जैसे यहां पर F1 बनी थी, ये F1 है, ठीक है। आपने F1 को F1 से क्रॉस कराया, तो ये दोनों किस कैरेक्टर के लिए जो है वो हेट्रोजाइगस है? बेटा जल्दी आंसर करें, ये दोनों किस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है? ये वाला F1 और ये वाला F1 किस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है? जल्दी से बताइए कैरेक्टर। सीड कलर। जी, एक की आवाज आ रही है, कौन है ये? सहर आप हो? बाकियों को आंसर नहीं आ रहे बेटा, क्या हो गया? अवैस, फातिमा, मायरा। अवैस तुझे क्या हुआ, समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ तो भाई कोई जवाब दे। खैर मैं ये कह रहा था कि F1 और F1 जो हैं ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने कैरेक्टर्स के लिए है? सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है सीड कलर। लेकिन अगर आप अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और अगर ये एक कैरेक्टर के लिए जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए अगर ये हेट्रोजाइगस हैं, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कहेंगे? इस एक्सपेरिमेंट को आप कहेंगे मोनोहाइब्रिड, क्योंकि जब सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए दोनों दोनों वो होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड कहलाएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स वर मोनोहाइब्रिड, डिफरेंस ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है। यानी जब F1 क्रॉस F1 आप कराएं और वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हो तो वो मोनोहाइब्रिड है। लेकिन जब आप F1 क्रॉस F1 करवाएं और वो दो कैरेक्टर के लिए मोनोहाइब्रिड हो, इधर देखिए, अब ये कितने कैरेक्टर्स के लिए मोनोहाइब्रिड है? R शेप, Y कलर। तो ये एक कैरेक्टर जो है वो शेप है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो कलर है। तो अगर शेप और कलर जो है, इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए दोनों हेट्रोजाइगस है। ये भी हेट्रोजाइगस है, किसके लिए? शेप के लिए भी, कलर के लिए भी। ये भी हेट्रोजाइगस है, शेप के लिए भी, कलर के लिए भी। तो अगर दोनों के दोनों दो कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब आइए एक और बात आपको समझानी है मैंने, कि 3:1 असल में किस एक्सपेरिमेंट की रेशो है? जितने भी मोनो हाइब्रिड होंगे ना, उनकी रेशो 3:1 होगी। वो चाहे आप मोनो हाइब्रिड में चाहे आप फ्लावर कलर ले लें, प्लांट की हाइट ले लें, फ्लावर की पोजीशन ले लें, सीड कलर ले लें, सीड शेप ले लें, कुछ भी ले लें, अगर आप एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस
जो है वो आपकी F1 एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, 2 कैरेक्टर नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, आप एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, या आपकी जो F1 की क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसमें एक कैरेक्टर की बुनियाद पे हेटेरोजाइगस है, तो आप क्या कहेंगे? वो मोनोहाइब्रिड है। अब आप सातों कैरेक्टर को अलग अलग पढ़ें। अगर आप सातों कैरेक्टर को, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए हैं, उन सातों कैरेक्टर्स को अगर आप अलग पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिला के नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा? मोनोहाइब्रिड। और मोनोहाइब्रिड जो है उसकी रेशो हमेशा 3:1 आएगी। इसलिए अगर आपको एमसीक्यू आता है व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप हमेशा आंखें बंद करके कहेंगे 3:1। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, तो आपने एक तरफ पढ़ा सीड कलर, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड था। आप अगर सीड शेप को अलहदा पढ़ते हैं तो ये भी तो मोनोहाइब्रिड है ना, आपने किसी के साथ तो नहीं मिलाया इसको, आपने सिर्फ सीड शेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो हमेशा आनी है 3:1। ठीक हो गया, तो इसका क्या? और 3:1 में सीड शेप में 3 वाली रेशियो किसकी आएगी? राउंड की। राउंड जो है उसकी रेशियो होगी 3/4, और जो रिंकल है उसकी रेशियो होगी 1/4। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मेंडल ने प्रोबेबिलिटी रूल यूज किया, और वो क्या था? प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल है। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप क्या करते हैं? वी कैन ऐड, ये गौर से देखिएगा, वी कैन ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 monohybrids to get the probabilities of डाइहाइब्रिड फिनोटाइप। सेंटेंस जरा मुश्किल है, आप लोगों की बुक में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बड़ी आसान लिखी हुई है, मैं उसको जेनेटिक्स के एतबार से कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जरा थोड़ा सा अब आपने मेरा जो है वो मेरे साथ रहना है। हम वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम दो मोनोहाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके डाइहाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 2 मोनोहाइब्रिड है, उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें और डाइहाइब्रिड निकालें। अच्छा बच्चे, डाइहाइब्रिड जो है उसमें हमारे पास फिनोटाइप्स कौन कौन से आ रहे हैं? उसमें हमारे पास जो फिनोटाइप्स आ रहे हैं वो है नंबर 1 राउंड राउंड येलो। सबसे पहले राउंड येलो। दूसरा हमारे पास जो फिनोटाइप आ रही है डाइहाइब्रिड में, वो आ रही है राउंड ग्रीन। फिर आ रही है हमारे पास जो तीसरी फिनोटाइप, वो है रिंकल येलो। और चौथी फिनोटाइप जो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिल रही है वो है रिंकल ग्रीन। अब जरा देखिएगा, जरा मुझे बताइए, गौर से अब सवाल सुनना है आप लोगों ने। ये अब जो है वो बड़ी इजी, ये सारा कुछ पिछले लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इस वक्त जो मैं आपसे पूछने लगा, मुझे ये बताइए कि राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड की प्रोबेबिलिटी, फिर फिनोटिपिक रेशियो, या यूं कह लें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड की फिनोटिपिक रेशियो क्या है? ओनली राउंड बताइएगा। क्या हो गया? 3।
3/4। जी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड की फिनोटिपिक रेशियो है 3/4। अब जरा बताइएगा येलो की। 1/4। 3/4। 3/4। येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसकी भी 3/4 है। राउंड की भी 3/4 है, येलो की भी 3/4 है। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में देख लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसकी हमेशा मोनोहाइब्रिड की 3/4 आई। ठीक है, अब जरा आप यूं करें, इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करें जरा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, और जो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। 9 आउट ऑफ 16 की फिगर हमारे पास आ रही है। इसको यहीं पर रखें, आगे चलते हैं। राउंड की फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड की क्या थी? 3/4, वो अभी हमने ऊपर लिख लिया। ग्रीन की फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में कितनी थी? 1/4। 1/4। जी, इन दोनों को करें 3 आउट ऑफ 4 इंटू 4 16। अब आइए, रिंकल की मोनोहाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1/4, और येलो की जो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3/4। ले जी, क्या बन गया? 3 आउट ऑफ 16। अब आइए रिंकल ग्रीन। रिंकल की फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो 1/4। ग्रीन की फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो 1/4, 1 आउट ऑफ 16। अब इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता ये लग रहा है कि अगर आपने डाई हाइब्रिड का रिजल्ट लेना है, अगर आपने ट्राई हाइब्रिड का रिजल्ट लेना है, ट्राई हाइब्रिड का क्या मतलब होगा? हाँ भाई, ट्राई हाइब्रिड का क्या मतलब होगा? जिसमें 3 कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। जी, उसमें आप 3 कैरेक्टर्स को हेट्रोजाइगस बनाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने, फर्ज कर लें, अगर आपने मोनोहाइब्रिड की बेस के ऊपर, आप जरा देखिए, इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें, उसके बाद देखिए, वी कैन ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड्स टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई हाइब्रिड फिनोटाइप्स। आप कहते हैं डाई हाइब्रिड रिएक्शन आपने नहीं करना, डाई हाइब्रिड बहुत लंबी बात है। आप सिर्फ मोनोहाइब्रिड करें, 2 मोनोहाइब्रिड करें और उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले लें डाई हाइब्रिड का। आप ट्राई हाइब्रिड का रिजल्ट भी यहां से ले सकते हैं। ट्राई हाइब्रिड का रिजल्ट आप कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देता हूं। आप ले आए फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर में एक होता है पर्पल, और फ्लावर कलर वो कैरेक्टर है ना, फ्लावर कलर के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है पर्पल और दूसरा होता है व्हाइट। ठीक है, आइए जरा, अब अगर पर्पल डोमिनेंट है तो इसकी क्या होगी? इसकी फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होगी पर्पल की, अगर पर्पल डोमिनेंट है तो? 3/4। जी, डोमिनेंट है, मोनोहाइब्रिड है तो वो 3/4 होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन, आइए पर्पल, राउंड ग्रीन पर्पल। राउंड ग्रीन पर्पल का मतलब ये है कि राउंड तो हो गया डोमिनेंट, इसकी 3/4, ग्रीन हो गया रिसेसिव, इसकी 1/4। फ्लावर की आपने क्या कहा कि फ्लावर कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो पर्पल है, इसकी फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो वंस अगेन 3/4। अब आ जाइए रिंकल येलो व्हाइट। हाँ भाई, व्हाइट की फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑब्वियसली 1/4 बनेगी क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही रिंकल ग्रीन व्हाइट, इसकी फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो बनेगी 1/4। अब आइए, आप अगर 9 और कितना बनेगा, 27 आउट ऑफ 64। ठीक है, ये बनेगा 9 आउट ऑफ 64। ये बनेगा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? रिंकल येलो व्हाइट, ये दोनों व्हाइट नहीं आने चाहिए थे। राउंड ग्रीन, नहीं, ये भी 9 आना चाहिए था, ये भी 9 आना चाहिए था यहाँ पे।
कुछ गलत हो गया। बहरहाल एक और 9 आएगी और उसके बाद जो आखिरी आएगी वो आएगी 3 out of 64। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। लेकिन अब यहां पर आप देखिए जो बात यहां पर हो रही है वो ये है कि आप मोनो हाइब्रिड्स के रेशोज को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपको हर तरह के हाइब्रिड की रेशोज पता लगती जाएंगी। फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक की बात नहीं हो रही, मैं वंस अगेन कह रहा हूं, जीनोटिपिक की बात नहीं हो रही, फिनोटिपिक रेशो की बात हो रही है। आप मोनो हाइब्रिड के जितने कैरेक्टर मिलाने हैं, 2 मिलाने हैं, दोनों के मोनो हाइब्रिड रेशो उठाकर मल्टीप्लाई कर दें। 3 मिलाने हैं, तीनों के मोनो हाइब्रिड रेशो मिलाकर मल्टीप्लाई कर दें। 4 मिलाने हैं, चारों की मोनो हाइब्रिड रेशो मिलाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी रूल। यहां पर वो क्या कहता है, ओहो मैंने बुक नहीं ओपन की। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। ठीक है, अब वो ये कहता है अगले टेबल में, वो कहता है हाँ यहां पर द रेशियो when two independent events are occurring simultaneously like a dihybrid cross, the ratio of each joint phenotype combination can be obtained by multiplying the probabilities of individual phenotypes. It's called product rule। यानी हम क्या करते हैं, हम जो probabilities हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अब आपने जब प्रोडक्ट रूल यूज किया तो उसमें ये देख लीजिए, ये वाला टेबल देखिए, ये आवाज ठीक आ रही ना आप लोगों को? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था अभी। अच्छा, यहां पर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी टू बी, किसकी? सीड शेप की, सीड कलर की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी टू बी। ठीक है, उस सब को उसने उसी तरह ऐड किया और आपके सामने वही रिजल्ट है जो हमारा है। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल के तहत, प्रोबेबिलिटी के तहत आप सब की मोनो हाइब्रिड रेशियो मिलाते जाएं और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा कि फलां की फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फलां की क्या है और फलां की क्या है। ठीक है, एक दफा गौर करते हैं कि हमसे इधर मिस्टेक क्या हुई है। राउंड येलो पर्पल, ठीक है, इसकी फिनोटाइप्स जो हैं वो हम बनाते हैं, जरा थोड़ा सा गौर करते हैं। एक है हमारे पास राउंड, उसके बाद है हमारे पास रिंकल, इसी का कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पर्पल और वाइट, फिर है हमारे पास येलो और ग्रीन। ये ट्रेड्स हैं हमारे पास 3 कैरेक्टर्स के। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड। राउंड, पर्पल, येलो, इन तीनों को पहले मिला लें आप। राउंड, पर्पल, येलो, तीनों डोमिनेट मिला लिया आपने, तो ये जो है वो सबकी 3/4 3/4 3/4। ठीक है, राउंड, पर्पल, हाँ इसको ऐसे कर लें आप, राउंड पर्पल येलो कर लिया आपने, और अब आप कर लें राउंड पर्पल ग्रीन, राउंड पर्पल ग्रीन। ठीक है, एक दफा आपने इसको इससे कर दिया, एक दफा और इसको इससे कर दिया, या इसको छोड़ दें। अब आइए, ये खत्म हो गया। हाँ एक और भी आएगा ना, राउंड पर्पल, हाँ जी बिल्कुल, अब आएगा राउंड वाइट, या लंबा ही काम है, राउंड वाइट येलो, ये काम लंबा ही है, इसकी फिनोटाइप्स काफी ज्यादा आएंगी। राउंड वाइट येलो, फिर आएगा राउंड वाइट ग्रीन, राउंड वाइट ग्रीन, ये बहुत लंबा काम है। ठीक है, यहाँ से यही मिस्टेक हुई मेरे से। तो ये आप इस तरह से इसकी जो है वो कैरेक्टर्स बनाकर उसमें आपको उस तरह ही, क्योंकि मैंने जल्दी में कोशिश की है, डिटेल वर्किंग सुकून से बैठे करने वाली वर्किंग होती है, तो उसमें उतने ही ज्यादा कैरेक्टर्स फिर आपके आ जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो आप बनाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है बेटा किस चीज की? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब बारी आती है ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन ये है कि the second law of Mendel
can only be applied to Mendel can only be applied to हाँ भाई, किन किन पे अप्लाई किया जा सकता है? नंबर 1, the alleles present the genes present on different chromosomes. अब ये सारी सिचुएशन मैं आपको अभी समझाऊंगा. नंबर 2, आप मेंडल के लॉ को किस पे अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 2, आप मेंडल के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स बट फार अपार्ट. यहां पर जो इन दोनों लाइंस को मैं आपको समझाऊंगा ना, ये अब हम समझेंगे असल में किस लिहाज से. बेटा एक चीज होती है जीन लिंकेज. जीन लिंकेज क्या होती है? जीन लिंकेज ये होती है, बेटा बहुत गौर से सुनना है आपने मेरी बात को, ये आगे कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज होगा. जीन लिंकेज ये होती है कि ऑल जीन्स आर फिजिकली अटैच्ड. ऑल जीन्स ऑफ अ सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड, एक क्रोमेटिन थ्रेड के तमाम जीन्स जो हैं वो सारे के सारे फिजिकली अटैच्ड होते हैं. क्रोमेटिन थ्रेड आर फिजिकली अटैच्ड. कैसे फिजिकली अटैच्ड होते हैं और से सुनिएगा आप. ये आपको अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट्स में. आपको याद होगा जब हम क्रोमोसोम बनाते हैं या हम क्रोमेटिन थ्रेड बनाते हैं तो हम कहते हैं कि एक क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. अब आपको ये बात भी अच्छे तरीके से पता है कि जब एक डीएनए का मॉलिक्यूल, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ये इतना लंबा है तो इसमें एक जीन नहीं है बल्कि ये कई जीन्स पर मुश्तमिल है. इसमें कई जीन्स हैं, बड़े छोटे कई कई जीन्स इसमें जो है वो मौजूद है. कई कई जीन्स जो है वो इसमें मौजूद है. लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक जीन, यहाँ से यहाँ तक एक और जीन है. लेकिन क्या ये आपस में फिजिकली लिंक नहीं है? दीज ऑल आर फिजिकली लिंक्ड. ठीक है. अब जो फिजिकल लिंकेज होती है ना, गौर से सुनिएगा. लिंकेज इज अ हर्डल बिटवीन शफलिंग. लिंकेज इज अ हर्डल between crossing over of two genes. Hurdle, एक मिनट, between the crossing over of the genes of two traits. कैसे? इसको जरा बात को आपने गौर से सुनना है. इसको आपने बात को जरा गौर से सुनना. बेटा देखिए, अगर एक ये जीन, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, दो क्रोमोसोम हैं और इन दोनों क्रोमोसोम पे एक जीन है ए, उसका एक एलील इधर मौजूद है ए. ठीक है. इनके ऊपर तो अप्लाई होगा कौन सा लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि मोनोहाइब्रिड बनाएंगे ये. ठीक है. अच्छा, दूसरा, अगर इसी एक क्रोमोसोम के ऊपर मैं अटैच कर देता हूं जीन बी, एक बी इधर एक बी इधर मैं अटैच कर देता हूं. ठीक है. अब जब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो मोनोहाइब्रिड, और मोनोहाइब्रिड पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? हमने क्या कहा था? मोनोहाइब्रिड या उससे आगे जितने होते हैं उन पे अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यानी मेंडल ने ये कहा था कि ये दोनों ए और बी जो हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं होते. ठीक है. दीज आर इंडिपेंडेंट. दोनों के दोनों जो होते हैं ना, एक जीन ये एक जीन ये दोनों जीन्स जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न बायोलॉजी ये कहती है कि ऑल द जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट.
मॉडर्न बायोलॉजी ये कहती है कि तमाम जीन्स इंडिपेंडेंट नहीं होते ड्यू टू लिंकेज। ये जो लिंकेज का फिनोमिना है, इसकी वजह से तमाम जीन्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्यों, जरा गौर कीजिएगा बेटा। ये जो इंडिपेंडेंस है, ये पहले मुझे बताइए, ये इंडिपेंडेंस किस वजह से आई है? दोनों दोनों कैरेक्टर के जीन्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। मुझे ये बताइए इंडिपेंडेंस किसकी वजह से आई है? क्या वजह है कि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे? किस वजह से इंडिपेंडेंस आई है? ये वाला ए इस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ये वाला ए इस पे डिपेंड करता है, ना ही ये वाला ए इस पे डिपेंड करता है। तो ये इंडिपेंडेंस किस वजह से आई है? और ना ही आपको ये पता है कि ये वाला ए इधर आएगा, और ना ही आपको ये पता है कि ये वाला ए इधर आएगा। हर किस्म का जीन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंस किस वजह से आई है? डिवीजन में सेपरेशन हो जाती है। डिवीजन में सेपरेशन हो जाती है। थोड़ा सा करेक्ट करें अपने जुमले को, एक थोड़ी सी गलती कर रही हैं आप। डिवीजन में सेपरेशन नहीं होती, मियोसिस से पहले सेपरेशन होती। डिवीजन में या मियोसिस के दौरान असल में ये जो इंडिपेंडेंस है, इसकी वजह क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है ना, तो हमने क्या कहा था, एक क्रोमोसोम के सेगमेंट्स, इसके सेगमेंट इधर चले जाते हैं, इसके सेगमेंट इधर आ जाते हैं। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था हमने? हमने कहा था ना कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है और क्याजमेटा बनते हैं, तो क्याजमेटा बनने के बाद अगर एक क्रोमोसोम जो है उसकी शेप ये है, दूसरा क्रोमोसोम जो है उसकी शेप ये है, सॉरी दूसरा क्रोमेटिड, और इसी का होमोलॉग डुप्लीकेट जो है वो इसके साथ आकर ऐसे जो है वो टेट्राड बना लेता है। तो हमने ये कहा था कि आफ्टर पैकेटिन क्या होगा कि ये जो है ये इसका जो क्रोमेटिड होगा वो अपना सेगमेंट दूसरे को दे देगा और दूसरे का सेगमेंट खुद ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमने इस तरह से ड्रॉ किया था जब हम मियोसिस पढ़ रहे थे, इस तरह से पढ़ा था हमने। अब मुझे ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी इंडिपेंडेंस आ रही है ना, ये किसकी वजह से आ रही है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। यानी एक जो क्रोमोसोम है वो अपना सेगमेंट दूसरे को दे देता है, और इसी वजह से अब आप देखिए, जरा गौर कीजिएगा, इस बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। जैसे मेरे पास जो है वो एक ये जो है वो क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलॉग है, दोनों एस फेज से गुजरते हैं। इसके इधर ए लगा हुआ है, इधर बी लगा हुआ है, इधर ए लगा हुआ है, इधर बी लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको गुजारता हूं एस फेज से। एस फेज से जाके दोनों होमोलॉग्स क्या हो जाएंगे, दोनों होमोलॉग्स एस फेज में जाकर डुप्लीकेट हो जाएंगे। जब होमोलॉग्स डुप्लीकेट हो जाएंगे तो इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए और इधर भी ए, बी डुप्लीकेट बी, ये ओरिजिनल बी, ये डुप्लीकेटेड बी। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपस में क्या करनी है, क्रॉसिंग ओवर करनी है। जब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करनी है तो आपको नहीं पता कि कौन सा ए किधर चला गया, कौन सा बी किधर चला गया। ये वो चीज है जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस। क्रॉसिंग ओवर के दौरान इस कदर रैंडम फिनोमिना होता है कि इसको आप कहते हैं इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ शफल हो जाते हैं। दिस इज शफलिंग। अब मेंडल कहता है कि ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी कहती है सब इंडिपेंडेंट नहीं है। सब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? जरा इधर देखिएगा गौर से। आपके पास ये एक अदद जो है वो क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन यहां पर है ए, दूसरा इसके साथ है बी, तीसरा साथ है सी, चौथा डी, पांचवा ई। अब मुझे बताइए इनमें से कितने इंडिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंट है क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से? हाँ भाई जल्दी। इनमें से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब मे बी दीज आर डिपेंडेंट। वाई? क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हो सकता है ये पूरा सेगमेंट दूसरे में चला जाए। समझे मेरी बात को?
क्रॉसिंग ओवर जब होगी ना तो हो सकता है कि यहां से यहां तक का पूरा सेगमेंट दूसरे वाले क्रोमोसोम पे चला जाए। अब आप क्या कहेंगे, दीज आर इंडिपेंडेंट ना, ये तो जुड़े हुए हैं आपस में, ये तो भाई आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर ये जुड़े हुए हैं तो आपको याद है मैंने क्या वर्ड यूज किया था, मैंने वर्ड यूज किया था कि मेंडल ने सोचा कि क्या ये पैकेज में आते हैं या ये अलग अलग आते हैं, तो भाई ये तो पैकेज बन गया। इसका क्या मतलब है कि मेंडल्स लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन क्लोजली लिंक्ड जीन्स। जो इतने क्लोज होते हैं उन पर मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब आप एक दफा जब ये इतने तीनों क्लोजली अटैच्ड होंगे तो ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा सेगमेंट क्रॉस हो जाए, इतना बड़ा सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए कि वो तीनों उसी में शामिल हो जो आप स्टडी कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, मैं अब आपको मेंडल के एंगल से बात जो है वो समझाता हूँ। यार तो ये बटन प्रेस हो जाता है। थोड़ी देर रुकिएगा, ये क्लास का टाइम अगर खत्म हो रहा है थोड़ा सा रुकिएगा। मेंडल के एंगल से बात को समझिएगा। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा कि सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब फर्ज करें कि मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए, मेंडल ने किया सीड कलर, जो आपने डाई हाइब्रिड किया ना, मेंडल ने स्टडी किया सीड कलर और सीड शेप, ठीक हो गया। अब सीड शेप, अगर वाई का जीन इधर है और जो राउंड है उसका जीन इधर है, तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? हाँ भाई जल्दी बताएं, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? क्या हो गया, सो रहे हो सारे, एक दूसरे का वेट करते रहते हो? ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में जो लिंकेज डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्या होता, मुझे ये बताइए, क्या होता अगर मेंडल एक ऐसा ट्रेट स्टडी करता, एक ऐसा कैरेक्टर स्टडी करता, फॉर एग्जाम्पल कलर का जीन यहां पर है और जो फ्लावर कलर है उसका जीन यहां पर है। अब मुझे बताइए, ये दोनों इकट्ठे जो है वो असॉर्ट हो रहे होते, ये दोनों एक पूरे पैकेज में आ रहे होते, क्या मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है लॉ वाला लॉ वो डिजाइन कर सकता था? मेंडल कभी भी डिजाइन नहीं कर सकता था। मेंडल कभी भी डिजाइन नहीं कर सकता था अगर ये दोनों जीन क्या होते, आपस में लिंक्ड होते। अगर ये दोनों जीन आपस में लिंक्ड होते तो मेंडल कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ डिजाइन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से। अब मुझे बताइए कि मेंडल के साथ क्या ऐसी किस्मत चली कि मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दे दिया? कौन सी ऐसी किस्मत होगी, मुझे बताइए जरा जी। इस सारी डायग्राम को देखकर बताइए कि मेंडल के साथ लकीली क्या हुआ। हाँ भाई, लकीली ऐसा क्या हुआ मेंडल के साथ कि मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दे दिया? अगर आपको बात समझ आई है तो आप लोग आंसर कर देंगे, वरना बहुत मुश्किल है। वो दो जीन्स इंडिपेंडेंट नहीं थे? नहीं 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 नहीं, वो दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट का वर्ड गलत बोल रही हैं आप, इस जगह कोई और वर्ड आना है। बेटा मेंडल के साथ लकीली क्या हुआ, मेंडल के साथ लकीली ये हुआ था कि या तो जो उसने ट्रेड पढ़े थे वो
डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, इस वजह से वो लिंक ना हो सके, लिंकेज इज नॉट पॉसिबल। या तो उसने ऐसे जीन्स पढ़े जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, तो उनकी लिंकेज पॉसिबल ही नहीं थी। यानी आपने अगर सीड कलर पढ़ा है और सीड शेप पढ़ा है, सीड कलर का ट्रेड किसी और क्रोमोसोम पे है, सीड शेप का ट्रेड किसी और क्रोमोसोम पे है, अब आप कैसे स्टडी करेंगे? तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो उसके साथ ये लक हुई कि उसने ऐसे ट्रेड पढ़े, ऐसे कैरेक्टर पढ़े जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे, या उसने ऐसे कैरेक्टर पढ़े जो एक ही क्रोमोसोम पर थे लेकिन बहुत दूर दूर थे। तो आप देखिए, मैंने अभी आपको क्या डायग्राम बनाकर दिखाई है कि यहां पर अगर येलो और राउंड के जीन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला है, तो दीज आर फार अपार्ट। बेशक क्रोमोसोम सेम है, क्रोमोसोम बेशक सेम हो, लेकिन ये इतनी दूर हैं कि इनके जो क्रॉसिंग ओवर, जो इनकी इकट्ठी क्रॉसिंग ओवर है, साइमल्टेनियस क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल। इनकी इकट्ठे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इतना ज्यादा दूर है। और अगर ये होता ही डिफरेंट क्रोमोसोम पे, फॉर एग्जांपल मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, एक ये बनाता हूं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, येलो का जीन इधर है, शेप में राउंड का जीन इधर है, अब है ही डिफरेंट क्रोमोसोम पे। अब अगर ये है ही डिफरेंट क्रोमोसोम पे, तो ये डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? ये तो है ही इंडिपेंडेंट। तो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ सिर्फ उन कैरेक्टर के जीन्स पर अप्लाई हो सकता है जिन कैरेक्टर के जीन्स या तो एक क्रोमोसोम पर हैं लेकिन बहुत दूर हैं, लिंक्ड नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, या उन पर अप्लाई होता है जो हैं ही डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। लिहाजा ये अगर एक क्रोमोसोम पर हैं और दूर हैं तब भी इंडिपेंडेंट, और अगर दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं तब भी इंडिपेंडेंट। तो इसका क्या मतलब, ऑब्वियसली मेंडल का रूल तो अप्लाई होना था, क्योंकि वो अगर डायरेक्टली लिंक्ड होते, डायरेक्टली जुड़े होते, तो वो पूरा सेट ट्रांसफर हो जाता। और सेट ट्रांसफर होने का क्या मतलब है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? सेट ट्रांसफर होने का, पैकेज में जाने का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? पैकेज का क्या मतलब डिपेंडेंट है। जी, पैकेज का मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो मेंडल वो लॉ डिजाइन ना कर सकता। ये है वो बात जो मेंडल के इस लॉ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है कि ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन होमो आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज, कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दोज ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली whose alleles are riding on नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, या तो वो नॉन होमोलॉग्स पे हैं, ठीक है, या फिर आइदर ऑन डिफरेंट होमोलॉग, ठीक है, मतलब या तो वो डिफरेंट पर हैं और वर सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट दे अपीयर टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये जो है वो असल में बात हुई थी जिसकी वजह से मेंडल के सेकंड लॉ पर जो है वो लगा था एतराज। ओए हो, ये देखिए, हिज वर्क वाज निग्लेक्टेड फॉर 34 इयर्स। मैं 15 इयर्स कह रहा था, 34 इयर्स तक इसका काम जो है मेंडल का, उसको इग्नोर किया जाता रहा, ठीक है। जी बच्चे, अगर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूं, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं एक मिनट।